द काइंड ऑफ वेव्स विच हैव अ लीस्ट वेवलेंथ इज द गामा रेज। है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होगी सबसे मैक्सिमम 7 रंग में एक व्हाइट लाइट टूट जाती है। अब ये टूटने का कारण क्या हुआ? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल अकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर स्पेक्ट्रम। अब बच्चों स्पेक्ट्रम, डिस्पर्शन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पिछला चैप्टर थोड़ा सा याद हो, अगर रिकॉल करवाऊं तो होता क्या था। एक देखिए प्रिज्म था, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी पिछले चैप्टर में, जहाँ था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि ये कैसे लाइट जाएगी, ये ओरिजिनल पाथ से इस तरह डेविएट कर जाएगी। ओरिजिनली तो इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन अब ये इस तरफ को जा रही है, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। ये मैंने आपको समझाया था कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालते कैसे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अगर आपको नहीं याद तो आप मेरी 2 वीडियोस पहले जाके देख लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहां आपको दिख जाएगा कि डेविएशन ऑफ ये जो प्रिज्म है, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आया था बच्चों I1 प्लस I2। यहाँ ये बच्चों देखिए ये नॉर्मल हो गया, तो ये बच्चों हो गया I1 एंड दिस विल बी द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा बच्चों I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म के डिफरेंट एंगल्स होते हैं, हमने सभी एंगल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया था एंड मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे इमेजेस बनेगी, वो प्रॉपर हमने कर लिया था। अब आपको अगर याद हो तो एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है। ये जो डेविएशन है, व्हाइट लाइट की डेविएशन है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आज हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये डिपेंड करेगी, देखिए डिपेंडेंस एक बार आप ये सीख लीजिए, फिर मैं जाऊंगा स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो भी सब चीज़ें करेंगे। सबसे पहले डेविएशन जो डिपेंड करेगा वो करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। वो मैंने आपको पहले बता चुका कि ये ग्राफ होता है बच्चों इस तरह का, कि किसी पे सबसे ज़्यादा करता है, कि फिर किसी पे कम करेगा, फिर किसी पे ज़्यादा करेगा। वो ग्राफ हम पिछली वीडियोस में कर चुके, तो अब नहीं करेंगे। डिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन द, सबसे पहली चीज़ तो हो जाएगी बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का क्या एंगल बन रहा है उस पे हमारी डेविएशन डिपेंड करेगी। सेकंड इट विल डिपेंड ऑन बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कितना एंगल है उस पर डेविएशन डिपेंड करती है। हमने अलग अलग प्रिज्म्स लिए थे, एक मान लीजिए 90 डिग्री वाला, एक मान लीजिए 60 वाला प्रिज्म लिया था, एक हमने लिया था बच्चों 60 30 एंड 90 वाला प्रिज्म। तो इस तरह 3 प्रिज्म्स लिए थे अलग अलग, उसके साथ हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो हमने देखा था कि ये डेविएशन कैसे होगी, एंगल ऑफ प्रिज्म के कैसे डेविएशन डिपेंड करेगी। किसी पे तो बच्चों एक ऐसे प्रिज्म था 90 वाला, वो लाइट बिल्कुल ही डेविएट कर गई, यू टर्न मार गई। तो इस तरह के सभी एक्सपेरिमेंट्स हम कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोज में या शॉर्ट्स में जाके देखें मिल जाएगा। तीसरी चीज है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी डेविएशन भी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतनी डेविएशन भी कम होगी। अब ये डेविएशन जो है इसके कारण होता क्या है। अब मान लीजिए मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो रेड लाइट से किए थे, अगर यही एक्सपेरिमेंट्स में व्हाइट लाइट से करता, जो सूरज की किरणें हैं उनसे करता, तो होता क्या, मेरे पास द फिनोमेना ऑफ स्पेक्ट्रम आ जाता। अब जो सर आइजैक न्यूटन थे वो भी कुछ इन्वेंशंस वगैरह कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उनको एक चीज़ मालूम पड़ी कि अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से निकालेंगे ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाएगी, जो कि होंगे वेब, गेओर। इन्होंने ये फाइंड किया। तो वेब गेओर जो है फुल फॉर्म किस चीज की है बच्चों, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये बच्चों 7 रंग में एक व्हाइट लाइट टूट जाती है। अब ये टूटने का कारण क्या हुआ, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में। अब जो रेड लाइट है उसकी स्पीड सबसे तेज है किसी भी मीडियम में, वो डायरेक्टली निकल गई। जो वायलेट है बड़ा कछुए की चाल से चलता है, तो उसकी स्पीड जो बहुत होली थी वो नीचे रह गया, वो होली होली धीरे 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 जाएगा, तो उसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होगी। अब ये डिपेंड किस पे करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उतना वो कम डेविएट करेगा, उतनी वो तेजी से चला जाएगा, और जिसकी डेविएशन जितनी कम उतना वो ज्यादा डेविएट करेगा और बहुत मुश्किल से जा पाएगा। अब होता क्या है देखिए मैं दिखाता हूं। तो जो वायलेट है उसकी डेविएशन, जो उसकी वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है। वायलेट का ग्राफ कुछ इस तरह का है, 1 सेकंड में बहुत ही कम वेवलेंथ है इसकी, सॉरी मैं ज्यादा बोल दिया, बहुत ही कम वेवलेंथ है। और उसी तरफ अगर हम बात करें रेड की, तो रेड की जो वेवलेंथ है दैट इज लाइक दिस एंड फ्रीक्वेंसी कम है। बट एक बात को ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी पे डेविएशन डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो तो उस पर डेविएशन डिपेंड नहीं करेगी। अब वायलेट लाइट की जो डेविएशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 4000 टू 4460 एंड इंडिगो की 4460 से लेके 4640 तक। आगे चले तो 4640 से लेके
5000 तक बच्चों। 5000 से अगर हम बात करें सो इट विल बी 5780। 5780 से अगर हम बात करें सो इट विल बी 5920। 5920 से, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछेंगे ऐसा, तो आप बेचिंत रहिए। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि वायलेट की सबसे कम है एंड ऊपर जाकर रेड की जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की रेंज आ जाती है। और इन सब के यूनिट्स जो होंगे दैट इज़ द एंगस्ट्रॉम। हम ए के ऊपर एक डिग्री लगा देते हैं। सो एंगस्ट्रॉम स्टैंड्स फॉर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। यानी कि अगर 1 मीटर, जो 1 मीटर इतना बड़ा होता है, देखिए इतना सा होगा 1 मीटर, अगर 1 मीटर के मैं 10 हिस्से कर दूंगा तो वो मेरे पास एंगस्ट्रॉम बनेगा। मतलब कि 10⁻⁻10 हिस्से, 10 हिस्से नहीं सॉरी, तो ये 10⁻⁻10 हिस्से हो जाएंगे। मतलब कि एक पीछे वो लगा दो 10 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं इतने हिस्से कर दूंगा 1 मीटर के, ये आप गिनती कर लेना, अगर 1 मीटर के इतने हिस्से कर दूंगा तो वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर बनेगा। ये 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी ये वेवलेंथ होती है। रेड लाइट की अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो बहुत जल्दी से निकल जाएगा। अब डिस्पर्जन, सर आप डिस्पर्जन बोलते रहो, स्पेक्ट्रम बोलते रहो, लेकिन स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो बच्चों अगर व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट light into 7 different colors, is known as dispersion of light। सर आइजैक न्यूटन ने ये फाइंड किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट कि अगर व्हाइट लाइट 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है तो उसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है एक प्रिज्म के एक ही सरफेस पे होती है। यहाँ वायलेट टकराई, अब जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होगा, तो उस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हर एक लाइट की स्पीड जो होगी डिफरेंट होगी। हर एक लाइट की स्पीड डिफरेंट होने के कारण वायलेट, रेड लाइट सबसे तेज, उससे नीचे ऐसे करते करते हमें 7 अलग अलग रंग दिख जाएंगे और ये यहाँ से डेविएट करते हुए एक पूरा स्पेक्ट्रम बना देंगे बच्चों, ब्रॉड सा। ठीक है, वायलेट जहां सबसे नीचे होगा एंड रेड जो होगा सबसे ऊपर होगा। कब सूरज की किरणें कभी सीडी डिस्क होगी उससे टकरा के कभी जाएंगी, या प्रिज्म होगा अगर आपके पास, तो वहां देख लेना। सीडी आपको नहीं मालूम होगा, जब मैं छोटा था तब हमारे पास एक सीडी आती थी जहां हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर की चीज़ें। अब तो पेन ड्राइव लगाओ हो जाती है या सीधे ही ट्रांसफर हो जाती है, पेन ड्राइव की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन पहले एक सीडी डीवीडी आती थी। सीडी की ऊपरली सरफेस एक पॉलिश होती थी, जब हम उसको सूरज की किरणों से टकराते थे ना तो एक रेनबो पैटर्न बनता था। रेनबो इसी के कारण बनता है बच्चों, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 different colors which is known as a dispersion। अब ये 7 डिफरेंट कलर्स हैं, ये जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं, these are known as a spectrum। The band of 7 different colors is known as spectrum। and spectrum का phenomena होता क्यों है? because the light has different speed in different mediums। all the colors have different speed in different mediums। अब मीडियम चेंज होने के कारण, अलग अलग स्पीड्स होने के कारण ये स्पेक्ट्रम हमें शो होता है। बच्चों नाउ वी हैव मूव टू द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए हमने अभी एक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, द बैंड ऑफ द 7 कलर्स विच इज नोन टू बी द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स थे जो विबग्योर था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट से शुरू होते हुए हम रेड तक की रेंज देखें तो ये सभी कलर्स हमें दिखाई दे सकते हैं। हम अपनी नंगी आंखों से, नंगी नेक्ड आईज से ये सभी कलर्स देख सकते हैं। तो वायलेट के भी पीछे कुछ कलर्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, दैट इज सेड टू बी इनविजिबल स्पेक्ट्रम। एंड रेड के भी आगे कुछ वेव्स होंगी जिन्हें हम नहीं देख सकते, दैट आर आल्सो इनविजिबल स्पेक्ट्रम। बट ये सनलाइट रेज में होती हैं, ये लाइट रेज के साथ ही होती हैं, बट हमें इन्हें नहीं देख सकते। सो दीज आर कम टू बी द इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम मिलके, इनविजिबल इधर, ये मिलके हमारे पास बनाता है पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये सारा हिस्सा विजिबल लाइट रेज एंड दिस सारा हिस्सा आएगा। अभी ये हिस्से में क्या क्या रेज आएंगे अभी देखिए। अब अगर वायलेट के पीछे की तरफ चले तो वायलेट से कम जिसकी वेवलेंथ होगी दैट आर द अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो अल्ट्रा वायलेट की जो वेव्स होंगी वो वायलेट कलर से कम होगी। आपको याद रखना इजी होगा कि वायलेट से कम दैट इज द अल्ट्रा वायलेट, एंड इससे भी कम जो आएगी दैट इज द एक्स रेज, एंड इससे कम जो आएगी दैट इज द गामा रेज। गामा रेज की जो वेवलेंथ होगी वो एक्स रेज से भी कम होगी। यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर लीस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन आ जाए, विच वेव्स हैज अ लीस्ट काइंड ऑफ वेवलेंथ, द काइंड ऑफ वेव्स व्हिच हैव अ लीस्ट वेवलेंथ इज द गामा रेज। तो इनकी बच्चों लिखेंगे लीस्ट वेवलेंथ।
जो एक वायलेट कलर था, अभी हमने सीखा कि वायलेट की जो वेवलेंथ होगी दैट इज द 4000 to 4460 एंगस्ट्रॉम, तो इनकी वेव्स इससे भी कम होगी। अगर हम बात करें कि रेड से ज़्यादा वेव्स किन चीज़ों की होगी, तो रेड से ज़्यादा वेव होगी सबसे पहले तो इसी के नाम से बच्चों आ जाएगा इंफ्रारेड वेव्स, तो याद रखना इजी हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। देन हमारे पास इससे नेक्स्ट आएगा बच्चों माइक्रोवेव्स, जो हमारे घर में माइक्रोवेव्स लगे हैं दैट विल इमिट माइक्रोवेव्स। देन हमारे पास आ जाएगा बच्चों रेडियो वेव्स, जो हमारे रेडियो टीवी सिग्नल्स वगैरह होते हैं ना, दैट आर द रेडियो वेव्स, जिनसे ये आती हैं। अब बच्चों इनमें से अगर लीस्ट वेवलेंथ का कोई क्वेश्चन आए तो वो कह देना कि गामा रेज है, अगर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूछें। लेकिन अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में पूछे तो आपने कहना है कि वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है एंड रेड की सबसे ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आएगा तो आपने कहना है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होगी सबसे मैक्सिमम होगी। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं, दे ट्रेवल विद सेम स्पीड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन एयर एंड वैक्यूम एंड दे फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अब जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। All the electromagnetic waves travel with the speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड in air and vacuum। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब होता है बच्चों कि परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर बना के चलते हैं। जो ट्रांसवर्स का मतलब है हम आगे जाके बेटर तरीके से सीखेंगे, अभी हम आपको नहीं सिखा सकते इतना अच्छी तरीके से। लेकिन ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे होता है कि अगर एक ऐसे चल रही है तो दूसरी रेस के परपेंडिकुलर इस तरह चलेगी। ठीक है, ये बाद में समझाएंगे आपको। तीसरा बच्चों आ जाएगा दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल, इन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, लाइट है तो लाइट कैन बी है, लाइट हैज बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इन्हें कोई पार्टिकल्स की जरूरत नहीं है, ये वेव की फॉर्म में आगे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन साउंड हैज ओनली अ पार्टिकल नेचर, तो साउंड को किसी भी मीडियम में ट्रैवल करने के लिए, कहीं भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये जो भी इनविजिबल स्पेक्ट्रम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा, ये बिना किसी रुकावट के आगे जा सकता है। चौथा बच्चों, दे फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अगर कहीं भी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन होगी तो ये सारे का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उस लॉ को फॉलो करेगा, ये चीज़ आएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, देखिए बच्चों पूरे का पूरा करें। जो हमारे पास गामा रेज एंड क्या कहते हैं इंफ्रारेड रेज आ जाएंगी, वो शायद ना करे, वो जो है इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं। कोई भी ओपेक होगा, कोई किसी चीज़ से रिफ्लेक्शन होनी होगी तो उसे भी वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। लेकिन अगर एक ऐसा सब्सटेंस आ गया जिसे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो वहाँ वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद फॉलो को करेगी। अब चलते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। हमने सबसे पहले गामा रेज किया था, तो गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ एंड उसके डिटेक्शन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गामा रेज। तो गामा रेज जो होती हैं दैट आर वेरी 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 हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। गामा रेज और वेव्स जो मर्जी आप बोलिए, दैट आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। ये बॉडी में से इजीली पेनिट्रेट कर सकती है, ये हमारे सेल्स जो होंगे उससे भी खत्म कर सकती है। देखिए ये इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, दे कॉज द एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। ऑन जिंक सल्फाइड सरफेस, मान लीजिए मेरे पास एक जिंक की प्लेट पड़ी है, जिंक सल्फाइड की, ZnSO4 ZnS की ये एक प्लेट पड़ी है ZnS। तो यहाँ से जब गामा रेज टकराएंगी तो यहाँ एक चमक पैदा करेंगी, जिन्हें हम एफ्लोरोसेंस और फ्लोरोसेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है बच्चों। अगर ये चमक पैदा होगी तो इसे हम बोलेंगे कि ये गामा रेज, यानी कि इनकी वेवलेंथ जो है वो कम है वायलेट से, अगर ये एफ्लोरोसेंस कॉज करेंगे। ठीक है बच्चों, एंड इसकी और एक यूजेस हम देख लेते हैं। देखिए वैसे तो ये बहुत सारी हार्मफुल रेज हैं, ये हम अगर हम में से पास करेंगी तो हमारे सेल्स जो होंगे वो डैमेज हो सकते हैं परमानेंटली। लेकिन इनका यूज़ भी है, वो क्या है बच्चों, मेडिकल यूज़। मेडिकल यूज़ कैसे सर? देखिए अभी तो आप कह रहे हो कि अगर ये हमारे शरीर में से पास करेंगे तो ये हमें नुकसान देंगी, लेकिन मेडिकल यूज़ कैसे है?
वो मेडिकल यूज़ ऐसे है बच्चों कि ये ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ से पेनिट्रेट कर सकती है, हमारे बोन्स, हमारे ब्लड, हमारे टिश्यूज़ में से पेनिट्रेट करके जा सकती है। थिक मेटल की अगर सरफेस होगी उससे भी पेनिट्रेट करके जा सकती है, सिवाय लेड के। लेड की एक 30 सेंटीमीटर की थिक अगर लेयर होगी ना तो उससे पास नहीं कर पाएगा ये। अब हमारी बॉडी में कैसे यूज़ है, जो कैंसर के सेल्स होंगे, देखिए ये सभी जो सेल्स को है डैमेज करेगी, जो कैंसर के सेल हैं उसे भी तो डैमेज करेगी। तो जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना उन्हें हम खत्म करने में इस रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें गामा रेज। इसी के साथ बच्चों ये गामा रेज का यूज हो गया। अब हम चलेंगे इसके आगे एक्स रेज की तरफ। एक्स रेज आपने सुना भी होगा काफी बार कि दादाजी या दादी जी का या किसी भी आपके दोस्त मित्र प्यारे का एक एक्सरे करवाया होगा कभी। तो एक्सरे में होता क्या है, एक्सरेज जो होते हैं दैट कैन penetrate through our body, our muscles, our tissues, but they cannot penetrate through our bones। वो बोन से पेनिट्रेट नहीं कर पाते। मान लीजिए यहां मेरे पास एक बोन है, बोन अच्छी नहीं बनी, इस तरह की एक बोन है। तो ये जो गामा रेज, ये मसल्स हो गए, ठीक है मेरे, ये एक्सरेज आई, ये पेनिट्रेट करके, ये एक्सरेज आई पेनिट्रेट करके, लेकिन यहां से पेनिट्रेट नहीं कर पाई, ठीक है ना, बोन से पेनिट्रेट नहीं कर पाई। अब बोन की क्या होगा, एक इमेज बन जाएगा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, क्योंकि पीछे बच्चे जो होगी एक प्लेट लगा दी मैंने, जहां जहां एक्सरेज गिरेगी वहां वहां चमक पैदा हो जाएगी, एंड जहां एक्सरेज नहीं गिरेंगी तो वहां थोड़ा सा ब्लैकिश शेडो रह जाएगा या व्हाइटिश हो जाएगा। जैसा आपने देखा होगा एक्सरेज में कि वहां चमक नहीं पड़ी तो वहां एक उसकी इमेज बन जाएगी। मान लीजिए इस बोन में आ गया क्रैक, वैसे ना आए किसी की भी बोन में क्रैक, तो यहाँ से जो एक्सरेज होगी वो पास होके यहाँ एक इमेज बना देगी। जैसा जैसा क्रैक होगा वैसी वैसी एक इमेज वहाँ चमक पैदा हो जाएगी, और बाकी के हिस्से जो होंगे थोड़े से डार्क या व्हाइटिश रह जाएंगे, तो उनमें ऐसा चमक पैदा नहीं होगी। हमें पता लग जाएगा कि क्रैक कितना गहरा है और कैसा क्रैक आया है, स्लांटिंग क्रैक है, कहाँ क्रैक है, मतलब कि हमें एक ऑर्गन का पता लग जाएगा, हमें बोन्स का पता लग जाएगा कि अगर माइनर फ्रैक्चर है या मेजर फ्रैक्चर है। तो इसका ये यूज हो गया बच्चों एक्सरेज का, दैट इज द मेडिकल यूज ऑफ एक्सरेज, ठीक है ना। एंड दे कैन कॉज पेनिट्रेशन, दे कैन हार्म आवर बॉडी। तो ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल्स होती हैं। अगर हम ज़्यादा देर ऐसी रेज में रहेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा एंड हम मर भी सकते हैं, ठीक है, हमारे सेल्स जो है परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। तीसरी रे आएगी बच्चों अल्ट्रावायलेट, ये भी इसी की तरह है, ये भी कोई कम नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को बचाने के लिए ऐसी रेज में हम ज़्यादा देर ना रुकें, ये बेटर रहेगा। अल्ट्रावायलेट का जो सोर्स होगा दैट इज़ अ सन से जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, एंड ये अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी नाजुक होती है। मान लीजिए यहाँ एयर के पार्टिकल्स है तो अल्ट्रावायलेट रेज उससे बेंड हो जाएगी, ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ आ गया तो यहाँ ये पेनिट्रेट करती जाती है, एयर में जो भी पार्टिकल्स होंगे उनसे पेनिट्रेट करती जाएगी। पेनिट्रेट नहीं करेगी, उनसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी। इट कैन रिफ्लेक्ट, पर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ये कहने का मतलब था। सॉरी, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिस ऑफ टंग हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। इतनी जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, इसलिए कुछ ज़्यादा दिमाग में आगे तक चला जाता हूँ, इसलिए थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, इस चीज़ का आप देख लीजिएगा। अब अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो भी हमें बच्चे मेडिकल यूज़ में काम आती है। जो सीटी स्कैन्स वगैरह होते हैं, CAT, उनमें काम आ जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बट इनमें फिर मैं कहूँगा कि ज़्यादा देर अगर हम इनमें रुकेंगे तो हमारी बॉडी परमानेंट डैमेज हो सकती है। देन हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम, वो हमें पता है, विजिबल स्पेक्ट्रम हम आंखों से देख सकते हैं। उसका यूज़ क्या होगा, कुछ भी हमें देखना है तभी हम देख सकते हैं। अगर आप मुझे देख रहे हो तो इसी कारण से देख रहे हो, यहाँ एक बल्ब लगा है, यहाँ ट्यूब लगी है, तो सामने ट्यूब लगी है, अगर इनसे रोशनी आ रही है तभी आप मुझे देख सकते हो। अगर इनसे रोशनी ना आए, बल्ब मैं बंद कर दूं, तो क्या आप देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। सो दैट विल बी द विजिबल रेज का जो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा उसका यूज़, तो उसका तो कराने की ज़रूरत नहीं। बच्चों नाउ वी हैव कम टू द इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो इतनी हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर इनकी हाई डोज हो, ये ना जो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं दैट आर इनका टेम्परेचर जो होता है काफ़ी हाई होता है, दैट दीज आर हाई इन टेम्परेचर्स। अगर इनकी हाई डोज हो बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं कह रहा कि मैं काफ़ी देर से इंफ्रारेड रेज में खड़ा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ, लेकिन इनकी डोज अगर हाई हो, एक्सपोजर की कोई बात नहीं कर रहा, मान लीजिए मैं 1 घंटा भी खड़ा हूँ लेकिन उसकी डोज जो है बहुत कम है, मुझे कोई इफेक्ट नहीं महसूस होगा। लेकिन मैं अगर 1 सेकंड भी खड़ूंगा लेकिन एंड उसकी डोज बहुत ज़्यादा हाई होगी तो मुझे हो सकते हैं स्किन बर्न्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हाई डोज एंड ज़्यादा देर खड़ने में फ़र्क है, तो मुझे स्किन बर्न्स हो सकते हैं अगर इनकी डोज हाई होगी। तो ठीक है, इसलिए इंफ्रारेड रेज में भी हमें नहीं ज़्यादा देर रुकना, मतलब रुक सकते हो ज़्यादा देर, लेकिन हाई डोज में नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं बच्चों किस काम आती हैं, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं ना वो हमें मिनिमम विजन दे देते हैं, मिनिमम विजन। इसका मतलब क्या है,
मतलब कि हम अगर विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में नहीं है, इंफ्रारेड रेज में है, तो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ऐसा नहीं हम बिल्कुल अंधे हो जाएंगे, हमें रूम दिखेगा, हम अपना काम कर सकते हैं इजीली। तो ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, फोटोग्राफर ज़्यादातर फोटोग्राफ्स को जब डेवलप करते हैं तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस में खड़ते हैं, इंफ्रारेड रेज में खड़ते हैं, रेडिएशंस नहीं सॉरी, इंफ्रारेड रेज में खड़ते हैं। इनका कारण क्या होता है, जो विजिबल रेज होती है ना वो फोटो को डैमेज कर सकती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को वो डैमेज कर देती हैं। तो अगर फोटोग्राफिक प्लेट डैमेज हो गई, हमारी फोटो जो होगी वो खराब हो जाएगी, फोटो में उतना अच्छा क्लैरिटी नहीं आएगी। तो वो इंफ्रारेड रेज को यूज़ करते हैं, ये फोटोज़ को बिल्कुल डैमेज नहीं करते एंड हमें एक विजन भी प्रोवाइड करेंगे, हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं उस अंधेरे में। ठीक है, इतना अंधेरा नहीं होता इंफ्रारेड रेज लगा के, तो ये फोटोग्राफर्स के बहुत काम आती है चीज़। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स तो आपको मालूम ही होगा, खाना कुक करने के काम आ जाती है हमारे पास माइक्रोवेव्स जो होती हैं, है ना। तो दीज आर यूज फॉर कुकिंग ऑफ फूड, किसी चीज़ को अगर गर्म करना हो तो उसमें काम आ जाएगी, माइक्रोवेव्स है ना। देन हमारे पास लास्ट आई बच्चों रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होंगी वो हमें बच्चों ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगी सिग्नल्स को। यहां भी आप लिख सकते हो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सॉरी राइटिंग के लिए। रेडियो वेव्स जो आएंगे दैट विल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। और बच्चों सिग्नल कौन से ट्रांसमिट कर सकते हैं, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स ऑफ रेडियो एंड अदर सब्सटेंसेस। अब बच्चों करना क्या होता है, देखिए पेपर में आपको सोर्सेज एंड डिटेक्शन कभी नहीं पूछे, मैंने कभी नहीं देखे सोर्स एंड डिटेक्शन आए भी हों। आपको करना क्या होगा, ये जो रेज है ना इनकी एक या दो यूजेस याद कर लीजिए, वो आपको एक आधे पेपर में मैंने देखा है कि पूछा है। जैसे इंफ्रारेड रेज होगी, इंफ्रारेड रेज जो है दूर, जब वॉर होती है ना तब हम दूर तक सिग्नल भेजना चाहते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होती। दूर तक सिग्नल भेजने के लिए हम इंफ्रारेड रेज को यूज कर सकते हैं, ताकि वो दूर, अगर मेरा कोई बंदा बैठा है वहाँ इंफ्रारेड रेज के एक ना मशीन आती है जो इंफ्रारेड रेज को कैप्चर कर सकती है। यहाँ से मैंने इंफ्रारेड रेज में कोड भेजा, वहाँ एक मशीन पड़ी है जहाँ इंफ्रारेड रेज आई और उसने कोड को डीकोड कर दिया। तो ये वॉर में काफ़ी दूर तक सिग्नल भेजने में काम आ जाएगी। एंड ये जो लाइट होती है दिखती नहीं है आसानी से, तो इसलिए जो दुश्मन होंगे वो कोड नहीं कर पाएंगे, उन्हें पता ही लगेगा कोई सिग्नल चला भी गया। तो इंफ्रारेड रेज का वॉर में काफ़ी यूज़ होता है। इस तरह आपको दो यूजेस हर एक वेव के याद करने हैं ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब हम करने चले हैं जो बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि जो भी इधर का स्पेक्ट्रम होगा विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड जो भी आगे विजिबल के आगे का स्पेक्ट्रम जो कि इंफ्रारेड रेज के आ जाएगा, उनके बीच में एक कंपैरिजन, ताकि आपको ना सभी समझ में आ जाए क्या चीज़ चल रही है। वो कंपैरिजन ही आपको याद कर लेना, एक स्क्रीनशॉट खींच लेना, ओके हो जाएगा, डन। बच्चों नाउ वी हैव कम टू द कंपैरिजन ऑफ अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ देखिए 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगी, एंड यहाँ विजिबल के 4 से 8000 के एंगस्ट्रॉम के बीच। एंगस्ट्रॉम मैंने बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, अभी पिछले पार्ट में बता के हटाऊं मैं। एंड जो इंफ्रारेड रेज होंगी दैट इज 8000 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आ जाए तो याद कर भी लीजिए कौन सा ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं। एंड ये जो होती हैं इनविजिबल होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो भी उसके पीछे होंगी, ये विजिबल है तो ये विजिबल होंगी, इंफ्रारेड से आगे जो होगी एंड इंफ्रारेड खुद वो भी इनविजिबल होगी। चलें आगे, वेवलेंथ या अल्ट्रावायलेट जो भी होगी वो कभी भी हीटिंग इफेक्ट पैदा नहीं करेंगी। विजिबल में थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, यानी कि अगर मान लीजिए एक टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर आप हाथ रख के बैठिए, जो फ़ोन की टॉर्च होती है, अगर उसके ऊपर आप फिंगर रख लोगे तो थोड़े देर बाद वो फिंगर आपको गर्म फील होने लगेगी, दैट इज स्लाइट हीटिंग इफेक्ट। लेकिन अगर इंफ्रारेड के हाई डोज में अगर आप रुक गए तो वो आप जल जाओगे, स्किन बर्न्स हो जाएंगे, हाथ जल जाएगा। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जैसा मैंने आपको बताया था, जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ नहीं, जिंक सल्फाइड की जो भी फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसे ये इफेक्ट करेगा। फ्लोरोसेंस में जो यूज करते हैं दैट इज जिंक सल्फाइड की प्लेट। जो जिंक सल्फाइड की प्लेट होगी अगर उस पर अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स रेज हिट होंगे तो उसमें एक फ्लोरोसेंस कॉज होगी। फ्लोरोसेंस का मतलब मैंने आपको बताया था एक चमक पैदा होगी, वो चमकेगा।
इसमें कोई फ्लोरोसेंस नहीं है, फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी इफेक्ट करेगा। अभी मैंने बताया था कि इंफ्रारेड रेज को फोटोग्राफर्स यूज करते हैं क्योंकि वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करता और ना ही वो कोई फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है, ना ही कोई वो चमक पैदा करता है जिंक सल्फाइड के ऊपर स्ट्राइक करने पे। इसी के साथ हमारे 2 यूजेस हो गए। सेकंड है बच्चों कॉज हेल्थ हैजर्ड्स। अगर इसमें हम रुकेंगे, अगर अल्ट्रावायलेट रेज हम में से पास करेंगे तो हेल्थ हैजर्ड्स होंगे लाइक स्किन कैंसर। ये कैंसर को भी खत्म करेगा, सभी सेल्स को खत्म करेगा, लेकिन अगर हम इसमें रुकेंगे तो स्किन कैंसर भी हो जाएगा। ये चीज़ है। इसका बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं बच्चों, इंफ्रारेड का बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर हाई डोज ऑफ इंफ्रारेड में हम स्टैंड कर रहे हैं तो स्किन बर्न जरूर होगा। पास थ्रू क्वार्ट्स, तो क्वार्ट्स बच्चों एक क्रिस्टल होता है, उसमें से ये पास कर जाएगा, लेकिन ग्लास में से ये रेज पास नहीं कर पाएंगे, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ग्लास उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास है ये। चाहे ग्लास हो चाहे क्वार्ट्स हो, कुछ भी हो, विजिबल लाइट है वो रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट कर जाएगी और किसी भी चीज़ में से पास या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एंड इंफ्रारेड की बात करें तो ये रॉक सॉल्ट के थ्रू तो नमक का तो पत्थर होता है ना, उसके थ्रू तो पास कर जाएगी, लेकिन अगर ग्लास बीच में आ गया उसमें ये एब्जॉर्ब कर जाएगी। तो दिस इज अ क्लियर कंपैरिजन बिटवीन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के एट द एंड ऑफ रिवाइज करना चाहोगे तो कर लो, काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों चलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये पार्ट खत्म बच्चों। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं कौन से साइंटिस्ट के कारण हमारा सिलेबस थोड़ा सा और लंबा हो गया, दैट इज द रेले। तो रेले ने फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है फाइंड किया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या आता है कि लाइट अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाए तो उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये जो फिनोमिना है काफ़ी कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमने कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो लीस्ट स्कैटर्ड होगी लाइट, सबसे कम स्कैटर होगी जो लाइट, दैट इज द रेड लाइट। विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सबसे कम स्कैटर होगी, वो सबसे कम डेविएट होगी। एंड जो मैक्सिमम स्कैटर होगी, द लाइट विच गेट स्कैटर्स द मोस्ट, डेट इज द वायलेट लाइट, वायलेट, इंडिगो, रेड लाइट्स। अब इसी के बेसिस पे कुछ फिनोमिनाज हैं, अब उन फिनोमिनाज की बात करते हैं। सबसे पहला फिनोमिना है रेड कलर ऑफ सन। रेड कलर ऑफ सन, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रेड कलर। आपको बच्चे यहाँ से ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चंस ही आएंगे कि सन का अगर कलर है रेड है तो क्यों रेड दिखता है हमें सनसेट एंड सनराइज के समय पे। रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये रेड कलर क्यों दिखता है, ऐसे रीजंस हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये रीजंस पे क्वेश्चन आएगा। स्काई का कलर ब्लू क्यों है, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्काई कलर ब्लैक क्यों है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें मालूम होने चाहिए, ये रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। अब होता क्या है, सनराइज एंड सनसेट के समय ये मान लीजिए अर्थ है एंड दिस इज द सन, तो जो सन की रेज होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रैवल करनी, दीजिए एटमॉस्फेयर डॉटेड, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो सन की रेज को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा एक ऑब्जर्वर तक पहुँचने के लिए। एंड वो जितना ट्रैवल करेंगे, द मोर दे ट्रैवल द वायलेट लाइट गेट्स मोर स्कैटर्ड। तो एट द एंड हमारे पास कौन सी लाइट आंखों में पड़ती है आके, वो है रेड, जो सबसे कम डेविएट हुई है। अब इसी के कारण ये जो वायलेट लाइट है अलग अलग भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में स्कैटर कर गई, तो जो सामने स्काई है अब वहां तक जो लाइट पहुंचेगी दैट इज द ब्लू लाइट, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्कैटर हुई ना। रेड लाइट तो हमारी आंखों तक पहुंच गई, लेकिन जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर कर गई। तो स्कैटर होने की वजह से ये सारा आसमान हमें ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू लाइट ही सारे आसमान को कवर करके बैठी है। जो रेड लाइट है और ऑरेंज लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच गई, वो स्कैटर की नहीं। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड फिनोमेना ये क्लियर हुआ कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। इसी के साथ हमारा दूसरा होगा स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। तो थर्ड चलेंगे बच्चों, थर्ड आएगा वाई स्काई अपीयर्स ब्लैक। अभी तो सर आप बोल रहे थे कि ब्लू दिखता है, लेकिन बच्चों ब्लैक भी दिखता है। अगर आप चंद्रमा पे हो, कोई एस्ट्रोनॉमी की मूवी देख रहे हो, एक मिनट बच्चों, अपीयर्स ब्लैक, तो वहाँ तो स्काई हमें अब ब्लैक ही दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और किसी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर्स नहीं है। अगर हम मून पे जाएंगे तो हमें स्काई ब्लैक दिखेगा बिल्कुल ही। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो फिनोमिना कर ही नहीं होगा। जो लाइट रेज हैं, मान लीजिए ये मून की सरफेस पे खड़ा है बंदा, ये क्रेटर्स हैं मून के, ये मून की सरफेस पे खड़ा है बंदा, तो मून की सरफेस पे अगर एक ऑब्जर्वर खड़ा है उस पर सभी लाइट रेज सन से डायरेक्टली आ जाएंगी, बाकी कहीं भी कोई भी लाइट रेज स्कैटर नहीं हुई, तो जो क्लाउड्स होंगे वो हमें ब्लैक दिखेंगे। और कोई कलर बच्चों स्कैटर ही नहीं हुआ, जो कलर थे सभी के सभी कलर्स
इस ऑब्जर्वर के पास डायरेक्टली आ गए। अगर कुछ भी एटमॉस्फेयर की वजह से स्कैटर नहीं हुआ तो और किधर लाइट गई नहीं तो उसे वो ब्लैक दिखेगा। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर स्काई इट्स ब्लैक बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर। तो इस तरह का ये रीजन हो जाएगा। अब जब नून की बात करें, नून यानी कि दोपहर का समय, दोपहर के समय जो क्लाउड होते हैं वो हमें वाइट अपीयर होते हैं। दोपहर के समय पे जो सन होता है वो हमारे बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर होता है, सो इट विल हैव टू ट्रैवल द लीस्ट डिस्टेंस। इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं पाती, इतना कम डिस्टेंस होता है। तो बाकी का जो क्लाउड होता है वो हमें डायरेक्टली ऐसा ही दिखता है कि वो वाइट ही है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो नहीं पाती, इसलिए वो भी क्लाउड हमें वाइट ही दिखता है, सन भी वाइट ही दिखेगा एट द टाइम ऑफ नून। नून में अगर आप सन की तरफ देखोगे बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, वैसे देखना नहीं चाहिए। तो ये कुछ बच्चों रीजंस हैं, ये कुछ फिनोमिनाज हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस हैं। एंड आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में जो आपको 3 से 4 लाइनों का लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का रीजनिंग क्वेश्चन होगा। आप बड़ी आसानी से उसका आंसर आप बना लोगे। इसी के साथ वीडियो का हम करेंगे दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई भी डाउट होगा मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछे, जैसे मर्जी मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, अलविदा, टाटा, टेक केयर।